नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम साइन अप एंड लॉगिन फॉर्म बनाएंगे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को यूज़ करके। उसके बाद हम डाटाबेस और उसके टेबल बनाएंगे PHP माइडमिन का यूज़ करके। फिर PHP का यूज़ करके जो साइन अप फॉर्म होगा उसका जो डाटा होगा उसको हम लोग डाटाबेस के टेबल में इंसर्ट कराएंगे। और जो जो भी डाटा हम डाटाबेस में इंसर्ट करा चुके हैं उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन भी करेंगे। और लॉगिन जो करेंगे वो सेशन मैनेजमेंट का यूज़ करके करेंगे कि कोई भी यूज़र लॉगिन करता है तो उसका जो सेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके जो भी डेटा हैं, जो भी उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम, साइन अप के टाइम जो भी डाटा फिलअप किया था वो डाटा उसके लॉगिन के बाद वो देख सकता है। इस तरह से आज का जो वीडियो है ये सारा काम हम करेंगे वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप का जो लाइब्रेरी होता है वो डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा बूटस्ट्रैप CDN। यहाँ पर जाके हमको ये वाली जो लिंक है, ये बूटस्ट्रैप का जो लिंक है उसको मैं यहाँ पे डालता हूँ और ये मैंने एंटर मारा। ये जो पूरा कोड है उसको मैं एक सेव कर लेता हूँ। कहाँ पे सेव करूँगा? मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है प्रोजेक्ट का अपने एग्जाम फोल्डर के अंदर में, साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन के नाम से। ये एग्जाम फोल्डर के अंदर में htdocs के अंदर में साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है। उसमें मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल है उसको रखूँगा। ये मैं गलती से ये न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर जो बनाऊँगा उसका नाम देता हूँ मैं CSS नाम का जो फोल्डर बनाया उसमें मैं ये जो फाइल है CSS का, बूटस्ट्रैप की CSS लाइब्रेरी, उसको मैं सेव करता हूँ। इसको इसी नाम से ही सेव करता हूँ मैं। इसको सेव करना है C ड्राइव में, एग्जाम के अंदर, htdocs के अंदर साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन, नहीं इसके अंदर में ये CSS फोल्डर के अंदर ये सेव हो जाएगा। ये हो गया, देखते हैं यहाँ पे आ गया क्या। ये इस CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.min.css करके फोल्डर, ये फाइल आ चुकी है CSS फोल्डर के अंदर। हमारे प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी आ गई डिज़ाइन के लिए। तो अब मैं यहाँ पे मैंने एक, इसको मैं बंद करता हूँ। तो साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन नाम का जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें मैं एक फाइल बनाया हूँ index.php। इसमें मैंने कुछ भी लिखा नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बेसिक HTML लिख लिया और यहाँ पर टाइटल में जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइन अप कर रहे हैं, साइन अप एंड लॉगिन। ये मेरा साइन अप एंड लॉगिन हो गया। और यहाँ पर मुझे एक कंटेनर लेना है। अच्छा, मुझे बूटस्ट्रैप का जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर मैंने जो CSS फाइल लाई हुई है उसको भी यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए मुझे करना है लिंक, और यहाँ पर CSS फोल्डर के अंदर में उसका नाम है bootstrap.min.css। ये मेरी लाइब्रेरी आ गई। यहाँ पे एक कंटेनर क्लास लेना है बूटस्ट्रैप का कंटेनर, और इसके अंदर में एक रो लेते हैं हम। ये मैंने एक क्लास रो ले लिया, और ये जो रो होगा इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे वो दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने लिया क्लास कॉल sm, ये मैंने 4 लिया। इसको लेते हैं 3, और इसको कॉपी करके मैंने एक बार और लिया और एक बार और लिया। ये जो बीच वाला है इसको मैं 6 कर देता हूँ, क्योंकि हम जो फॉर्म लाइन बनाएंगे उसको हम लोग सेंटर में लाना चाहते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं।
के लिए करना होगा लोकल होस्ट। मैंने एग्जाम सर्वर अपना ऑलरेडी इंस्टॉल मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है और उसको मैंने यहाँ पर से स्टार्ट भी कर लिया है। ये है XAMPP कंट्रोल। इसको खोलने के लिए हमको ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में लिखना है लोकल होस्ट और अपने प्रोजेक्ट का नाम। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन, साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन। और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर मैंने अपाचे को स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग अभी डाटाबेस पे भी काम करने वाले हैं, डाटाबेस भी बनाना है। तो माइस्क्वेल की जो पोर्ट है उसको भी स्टार्ट कर देना है। तो ये मेरा अपाचे भी स्टार्ट हो गया और माइस्क्वेल भी स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे एंटर मारते हैं तो ये इंडेक्स पेज बाय डिफ़ॉल्ट खुल तो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है। मतलब यहाँ पे टाइटल में तो ये आ रहा होगा, टाइटल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइन अप एंड लॉग इन करके, मेरा जो कर्सर है उसको देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने बॉडी में कुछ लिखा नहीं है, ये सारा जो है ये तो खाली खाली है, इसमें कुछ लिखा नहीं है मैंने। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म को यहाँ पे मैंने पहले से फॉर्म बना के रखी हुई है, तो यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे बीच वाला जो हमारा डिव है उसमें मैं लगा देता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म रेडी है, देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। ये इस तरह कैसे फॉर्म आ रहा है। मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ यहाँ पे, फॉर्म। ये हमारा फॉर्म है और यहाँ पर एक चीज़ और करना है। जो हम रजिस्ट्रेशन साइन अप करेंगे और लॉगिन करेंगे तो सेम ही पेज रहेगा। यहाँ पे एक बार में एक ही फॉर्म दिखेगा। उस तरह का करने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप का जो टैब होता है वो यूज़ करेंगे। तो टैब किस तरीके से होता है, ये मैंने टैब का कोड यहाँ पर पहले से लिख के रखा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं और एक मिनट फिर से करते हैं। मैं पहले टैब ला लेता हूँ, उसके बाद ये फॉर्म लाएंगे ताकि आपको क्लियर है। ये मैंने नॉर्मल सी डिज़ाइन बनाई हुई है। ये कंटेनर है, ये रो है और इसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। बाकी के जो 2 भाग हैं वो सेम है और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। बीच वाले पार्ट में हमको ये सारा कुछ करना है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और यहाँ ये जो मैंने टैब बनाई हुई है वो टैब यहाँ पे रखता हूँ मैं। और यहाँ पे ये हमारा टैब रेडी है। देखते हैं हमारा टैब कैसा दिख रहा है। ये हमारा टैब है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा लग गया है। ये मैंने बना के रखा हुआ है लॉगिन के लिए और साइन अप के लिए। तो ये काम नहीं कर रहा है। एक मिनट देखते हैं यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा है। ये काम नहीं कर रहा है, इसका कारण है इसको जावास्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है। बूटस्ट्रैप का हमने डिज़ाइन तो बना लिया, डिज़ाइन के लिए हमने CSS फाइल तो लगा ली बूटस्ट्रैप की, लेकिन हमको बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है वो भी हमको लगाना होगा, तभी ये एक्शन वाला काम करेगा ये टैब। तो उसके लिए हम लोग फिर से गूगल पे चलते हैं और यहाँ पर बूटस्ट्रैप JS, बूटस्ट्रैप का जो JS फाइल है वो भी हम ला लेते हैं। तो उसके लिए हमको करना होगा
CDN ही लिख लेते हैं, बूटस्ट्रैप JS CDN, और यहाँ पर से CDN हमको मिल जाएगा। ये तो CSS की फाइल हो गई, और ये है जो ये बूटस्ट्रैप की फाइल है। तो इसको हम लोग नए टैब में खोल के यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने CSS को डालने के लिए एक फोल्डर बनाया था, वैसे ही मैं एक जावा स्क्रिप्ट को डालने के लिए JS नाम से फोल्डर बना लेता हूँ। अब इस JS में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये JS के अंदर में bootstrap.min.js, और इसको यूज करने के लिए हमको एक और फाइल लगानी होगी, एक और लाइब्रेरी लगानी होगी जावास्क्रिप्ट का, उसका नाम है jQuery.js फाइल लगानी होगी हमको। तो jQuery का भी हम लोग यहाँ पर से ऑनलाइन पे निकाल लेते हैं। jQuery CDN, ये jQuery CDN यहाँ से निकाल लेते हैं। ये कॉपी किया मैंने यहाँ से, और इसको मैं सेव करता हूँ अपने JS फोल्डर के अंदर में। तो मैं केवल ये जो वर्जन लिखा हुआ है उसको हटा देते हैं, हम jQuery.js लिखते हैं। तो ये jQuery.js है। अब हमारे पास CSS में एक फाइल है बूटस्ट्रैप की, और JS के अंदर में jQuery की लाइब्रेरी है, और बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो है। तो ये इसको हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि जो CSS की फाइल हो उसको आप हेड के अंदर ही लगाएं, और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी उसको बॉडी जहाँ पे क्लोज होता है उसके पहले ही लगाएं। तो आपका पेज काफ़ी फास्ट हो लोड होगा, और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंक्रीज होता है, मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है नीचे में हम जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये जो लाइब्रेरी है जावा jQuery की उसको सबसे पहले लगाना है, नहीं तो फिर ये bootstrap.min.js है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है सोर्स, और सोर्स लिखने के बाद ये JS फोल्डर के अंदर में jQuery.js, ये हमारा फाइल आ गया jQuery का। और यहाँ पर हमको अब बूटस्ट्रैप का जो फाइल है वो लगाना है। तो यहाँ पर ये JS के अंदर में bootstrap.min.js, अभी जैसे ये काम नहीं कर रहा था हमारा ये टैब, अब ये काम करने लगेगा। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश किया। अब आप देख पा रहे हैं मैंने लॉगिन को दबाया तो लॉगिन का कुछ कंटेंट आ रहा है, साइन अप को दबाया तो साइन अप का कंटेंट आ रहा है, और ऊपर ज़्यादा सा चिपक गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर से इसका जो रो है यहाँ पर हमको ऊपर से मार्जिन चाहिए, स्पेस चाहिए, तो मैंने लिखा मार्जिन टॉप, और यहाँ पर मैंने दिया 3। देखते हैं ऊपर से इसको गैप मिला कि नहीं। ये मैंने सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, इसको अभी तक ऊपर से मिला नहीं है गैप। तो गैप के लिए हमको यहाँ पे करते हैं पैडिंग टॉप, तो भी नहीं मिला। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे दिया इसके ऊपर में साइन अप एंड लॉगिन, और इसको मैंने हेडिंग H2 का जो टैग है वो मैंने लगाया हुआ है। तो इसको देखते हैं अभी ये कैसे दिख रहा है। ये ऊपर से दोनों, इसके ऊपर में भी गैप है नीचे में भी गैप है, जैसा चाहिए था वैसा हो गया, लेकिन ये सेंटर पे नहीं है। इसको हम लोग सेंटर में ला लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लास लगाता हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे साइन अप का फॉर्म पहले बनाते हैं,
और लॉगिन का फॉर्म उसमें से ही कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ था उसको मैंने कट किया, और यहाँ पर जो हमारा कौन सा है ये है, ये तो लॉगिन का है, ये साइन अप का है। तो हम लोग साइन अप वाले में आते हैं, और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। ये मैंने साइन अप का फॉर्म लगा दिया। देखते हैं अब क्या कैसा दिख रहा है। ये मैं साइन अप के अंदर आ गया, तो ये इस तरह से हमको डिज़ाइन दिख रही है। ये साइन अप के लिए है, और ये रजिस्टर बटन है। तो यहाँ पे दबाने से क्या होता है, ये बोल रहा है कि ये कंपलसरी। फॉर्म के एलिमेंट्स के बारे में भी बता दूं। फॉर्म हमने चालू किया है, मेथड मैंने पोस्ट डाला हुआ है, और यहाँ पे हमने जेंडर लिया हुआ है। तो जेंडर के लिए मैंने रेडियो बटन ली हुई है दो, और दोनों का नाम सेम है, और दोनों ही कंपलसरी है। मतलब दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना ही होगा। दोनों का नेम सेम है, इसलिए दोनों में से एक रेडियो बटन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने फीमेल को सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू फीमेल जाएगी, और मेल को सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू जो है मेल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद नेम है, तो नेम का जो नेम है वो नेम ही रहेगा। ईमेल का जो नेम है वो ईमेल रहेगा। मोबाइल नंबर का जो नेम है वो मोबाइल नंबर रहेगा, और इसका टाइप मैंने नंबर दिया है, और ईमेल का टाइप जो है ईमेल दिया है, ताकि ये प्रॉपर फॉर्मेट ले, और ये जो नंबर वाला है वो भी प्रॉपर फॉर्मेट ले। और पासवर्ड के लिए टाइप पासवर्ड है, ताकि वो दिखे ना, इसलिए। और यहाँ पर मैंने सबमिट बटन लिया हुआ है लास्ट में। अब हम लोग एक बार देखते हैं यहाँ पे साइन अप में। तो ये सारे ही रिक्वायर्ड हैं, आपको सारे फील्ड डालने कंपलसरी हैं। तो यहाँ पर मुझे दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, तो मैंने ये मेल सेलेक्ट किया। उसके बाद आया तो ये नेम को कुछ फिलअप करने बोल रहा है, तो मैंने लिखा यहाँ पे। इसके बाद ये ईमेल को डालना है, तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। मोबाइल नंबर डालना है, तो ये नंबर के लिए आ गया, तो यहाँ पर से मैंने ले लिया, ये नंबर डाल दिया। पासवर्ड के लिए तो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो भी पासवर्ड है 1 2 3 करके, और यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए हमको इसको हैंडल करने के लिए एक हमने यहाँ पे एक्शन में कुछ नहीं दिया है, केवल मेथड दिया हुआ है। तो ये पोस्ट मेथड से तो जाएगा, लेकिन इसी पेज में आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग PHP कोड लिखते हैं। PHP कोड लिखने से यहाँ पर जो एक्शन में कुछ नाम नहीं दिए गए हैं, तो वो इसी पेज में ही आएगा डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर हमको यहाँ चेक कराना है इज सेट, और जो बटन दबाया गया है उसका नाम देंगे। इसका नाम है सबमिट बटन। यहाँ पर हम लोग देते हैं ऐसा $पोस्ट मेथड से आ रहा है, इसलिए ये मैंने डाला। और ये सबमिट है क्या, इज सेट। यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन के अंदर इसको चेक करेंगे कि क्या ये बटन को दबाया गया है। अगर ये बटन को दबाया जाता है तो ही ये इफ कंडीशन में आएगा, अगर नहीं दबाया गया है तो नहीं आएगा। और इसके बाद हम लोग एक शॉर्टकट मेथड होता है फॉर्म के सारे एलिमेंट्स को ओपन करने का। मतलब हमको ऐसा नहीं करना होगा, जैसा कि अभी मैंने ये सबमिट बटन के लिए किया हुआ है, वैसा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा जो करना होता है हमको, जैसे मुझे नेम लाना है, यहाँ पर से यहाँ से मुझे नेम लाना है, नेम की वैल्यू लानी है। तो यहाँ पर जो फॉर्म को सबमिट करने के बाद इसी पेज में आएगा, तो नेम की वैल्यू मैं ऐसे लाता हूँ। और किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा तो ऐसा करेंगे कि ये नेम है, ऐसा करके। तो अगर मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड होता है फंक्शन, डिफ़ॉल्ट फंक्शन है PHP का एक्सट्रैक्ट लिख देने से, और
यहाँ पर जिस भी मेथड से आपने फॉर्म को सबमिट किया है उसको यहाँ डाल देंगे, तो ये पूरा अरे में आएगा, पूरा अरे में आएगा। फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसा करके यूज़ कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट में मिल जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा, ये नेम हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसको मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ। यहाँ पे हमको करना क्या है कि जैसे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होता है तो हमको इसको रजिस्टर कराना है, और रजिस्टर इसको इंसर्ट करा देंगे डाटाबेस में। तो डाटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए हम लोग अब टेबल वगैरह भी बना लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टेबल बनाने से पहले इंसर्ट की कोड भी लिख लेता हूँ। और इंसर्ट हम लोग दो तरीके से करते हैं, तो मैं दोनों ही तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल सा वेरिएबल लेते हैं str करके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम रहेगा इंसर्ट इनटू टेबल, और जो जो फील्ड हमको यहाँ पे रखना है, मतलब जो भी टेबल बनाएंगे उसमें जो फील्ड होंगे उस फील्ड में हमको इंसर्ट करना है। तो हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पर वापस आते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे नए टैब में खोल लेते हैं हम लोग PHP my admin, और ये PHP my admin ओपन हो ही रहा है। यहाँ से हमको डाटाबेस बनाना है, और डाटाबेस बना के यूज़र नाम का एक टेबल बनाएंगे, और यूज़र नाम के टेबल में हम लोग जो जो फील्ड यहाँ पर हमने लिया हुआ है वो फील्ड देंगे। तो डाटाबेस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये जो होती है लोकल होस्ट, ये जो हमने लोकल होस्ट लिखा हुआ है तो उसका ही मतलब ये 127.0.0.1 होता है। तो आप लोकल होस्ट की जगह ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आके हमको ये डाटाबेस का जो लिंक दिया हुआ है उसको करना है क्लिक। फिर यहाँ पर आपको जो भी डाटाबेस बनाना है वो, तो यहाँ पर मैं डाटाबेस का नाम देता हूँ साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन, साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन। और यहाँ पर आपको आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, UTF-8 सेलेक्ट करना है हमको। तो यहाँ पर UTF-8, ये है UTF-8 जनरल CI, ये सेलेक्ट करने से आप किसी भी भाषा में लिखते हैं तो ये सारे भाषा को, मतलब आप जो अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में जाएगा, इंग्लिश तो सभी जगह डिफ़ॉल्ट रहता ही है, लेकिन आप और किसी भाषा में लिखते हैं, उड़िया में, बंगाली में, तेलुगु, तमिल, जिस भी भाषा में लिखेंगे तो एज इट इज़ इसमें इंसर्ट होगा, नहीं तो फिर ये गोला गोला बन जाता है आप अगर इस तरीके से ये वाला सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा डाटाबेस बन गया। डाटाबेस बनने के बाद मुझे एक यूज़र्स नाम से टेबल बनानी है, और यहाँ पे मैं 10 फील्ड लेके चलता हूँ कि 10 फील्ड हम लोग बनाने वाले हैं। तो जितने भी कॉलम आपको बनाने हैं वो यहाँ पे डालने हैं। यूज़र नाम का हमने टेबल बना दिया, और इसमें फील्ड क्या क्या होगा, एक तो होगा यूज़र आईडी होगा, दूसरा नेम होगा, तीसरा ईमेल होगा, चौथा मोबाइल नंबर होगा, और जेंडर भी होगा। जेंडर के अलावा हमारे पास यहाँ पे और क्या है, नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर और पासवर्ड। लास्ट में हमको पासवर्ड देना है, ये पासवर्ड हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे एंट्री डेट भी लेंगे ताकि किस दिन ये रजिस्टर हुआ है वो भी हमको पता चल पाए। अब हम लोग यहाँ पे डेटा का जो टाइप है, किस तरह का डेटा इसमें इंसर्ट होगा वो बताते हैं। तो एंट्री डेट जो होगा हम लोग डेट के साथ में टाइम भी लेंगे, तो यहाँ पे मैंने डेट टाइम सेलेक्ट किया। पासवर्ड जो होगा वो कुछ भी डाला जा सकता है, तो हम इसको वेर कर लेंगे, और इसका लेंथ जो है 200 डाल दिए। जेंडर जो है वो तो मेल या फीमेल होगा, तो इसका मैंने 10 डाल दिया लेंथ इसका। ये जो मैं ये नंबर्स लिख रहा हूँ वो इसका है, इसका वैल्यू लेंथ और वैल्यू का। तो हम लोग ये नीचे से चले आ रहे थे,
मोबाइल नंबर जो लेना है, आप इंट लेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो छोटे नंबर नहीं होते हैं, 10 डिजिट तो होते ही हैं। तो 10 डिजिट के लिए हमको यहाँ पे लेना है बिग इंट, और बिग इंट डाल के आप वैल्यू नहीं डालेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ईमेल के लिए भी वैसा ही है, ईमेल को आप 200 कर सकते हैं, इसका भी लेंथ, और नेम जो रहेगा इसका भी लेंथ आप 200 कर सकते हैं। और जो इंटीजर है उसका वैल्यू ना डालें, और यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट करना है ताकि आईडी जो है ऑटोमेटिक बढ़ती जाए। और यहाँ पर जो रहेगा हमको यहाँ पे प्राइमरी सेलेक्ट करना है, ये हमारा प्राइमरी की होगा यूज़र आईडी। ये हमारा टेबल का जो सारे फील्ड हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आगे स्क्रॉल करके इसको सेव करते हैं। तो हमारा टेबल रेडी हो गया है। हमारे टेबल का नाम है यूज़र्स। तो हम लोग अपने कोड में आते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू यूज़र्स। अब ये है, ये पहला तरीका है सेट, और हमारे फील्ड का नाम है नेम। जो आईडी फील्ड है वहाँ पे हमको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट हमने लिया हुआ है, तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना ये है कि जो फील्ड है नेम का वो कैरेक्टर टाइप का है, वेरकेर है ना, तो उसके लिए हमको बाहर में मैंने सिंगल कोट डबल कोट लगाया है, तो अंदर में मुझे सिंगल कोट लगाना होगा। और यहाँ पर मैं ये लिख दिया, मैंने ऐसा नहीं लिखा है, मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था कि मैंने ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा कोड कम कर देता है ये एक्सट्रैक्ट फंक्शन। इसको आप करते हैं तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हो गया, नेम सेट कर दिया मैंने, और नेम के बाद है ईमेल। ये मैंने ईमेल लिख लिया, और ईमेल के बाद है मोबाइल नंबर, ये हमारा मोबाइल नंबर आ गया। और जेंडर भी लेना है, जेंडर, ये हमारा जेंडर भी आ गया। और लास्ट में बचा पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हमको एक काम करना होगा, पासवर्ड हम लोग एज इट इज़ नहीं डालेंगे अपने डाटाबेस के टेबल में, हमको उसको इनक्रिप्ट करना होगा। तो PHP का जो डिफ़ॉल्ट कई सारे इनक्रिप्शन वाले फंक्शन हैं, तो हम लोग MD5 यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। इनक्रिप्टेड पासवर्ड के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है। इसमें मुझे क्या करना है, मैं एक MD5 का फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ, और यहाँ पर जो भी पासवर्ड आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। तो ये जो पासवर्ड आएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा, उसको हम लोग रीड नहीं कर सकते, अनरीडेबल फॉर्म में आएगा, मतलब वो समझ नहीं पाएंगे हम लोग उसमें क्या क्या लिखा है, उसको इनक्रिप्ट कर देगा। और ये जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे जो पासवर्ड वाला फील्ड है वहाँ पर इंसर्ट करा देंगे। हमारे डाटाबेस का जो टेबल है उसमें पासवर्ड नाम का फील्ड है, वहाँ पर ये हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड चला जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। और हमको इसके साथ में डाटाबेस की कनेक्टिविटी भी करनी है। तो डाटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम लोग एक फाइल बनाते हैं। डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमको ये PHP का टैग स्टार्ट करना है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ db.php के नाम से, db.php। ये db.php किया मैंने, और यहाँ पर हमको ये करना है, एक वेरिएबल लिया कॉन के नाम से। यहाँ पर हम लोग MySQL i यूज करेंगे, पूरा जो डाटाबेस की जो क्वेरी रहेगी उसके लिए। तो यहाँ पे हमको करना है MySQL i कनेक्ट, और यहाँ पर पहला जो पैरामीटर होगा वहाँ पे हमको
127.0.0.1 भी डाल सकते हैं और लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने PHP एडमिन में जाने के बाद बताया था। यहाँ पर हमको दूसरा पैरामीटर देना है रूट, जो भी आपके डाटाबेस का जो यूजर नेम है वो डालना है, और मैं अभी यहाँ पर XAMPP सर्वर यूज कर रहा हूँ तो उसका जो यूजर नेम है वो रूट है, और पासवर्ड यहाँ पे ब्लैंक है तो मैंने कुछ भी पासवर्ड नहीं डाला। और लास्ट में हमको डालना है अपने डाटाबेस का नाम, तो हमारे डाटाबेस का नाम है साइन अप लॉगिन हमारे डाटाबेस का नाम है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या ये कनेक्शन सही से हो गया है, तो इसके लिए मैंने इफ कंडीशन लिया और यहाँ पर $कॉन करके लिखा। अगर कनेक्शन सही से हो गया है तो मैं यहाँ पे इको करता हूँ ओके, और अगर कनेक्शन नहीं होता है डाटाबेस से तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ सॉरी। चेक करते हैं हम लोग कि हमारा डाटाबेस कनेक्शन हुआ कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर ही मैंने बनाया हुआ है db.php, तो यहाँ पर मैंने जब रन किया तो ये ओके बोल रहा है, मतलब डाटाबेस की कनेक्शन हो गई है। तो यहाँ पर एक कनेक्शन हो गई है, तो फिर मैं इसको कमेंट करता हूँ और अब वापस आते हैं। यहाँ पर उस फाइल को हमको लानी है डाटाबेस की कनेक्शन वाली, तो यहाँ पर मैंने लिखा इंक्लूड और db.php मैंने कुछ सिंगल कोट या डबल कोट नहीं डाला इसलिए वो कुछ अलग ही कलर में आता है। इस तरीके से हमारा डाटाबेस का जो कनेक्शन वाला फाइल है वो मैंने इंक्लूड किया, तो यहाँ पे आ गया। और अब हमको ये जो मैंने नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रिंग, इसको हमको रन करना है, मतलब इसको डाटाबेस में इंसर्ट करानी है। तो उसके लिए हमको करना होगा mysqli क्वेरी, और यहाँ पर कनेक्शन को पास करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ $con। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ आपको बताता हूँ। डाटाबेस में ये मैंने जो कनेक्शन किया है उसको मैंने एक वेरिएबल में लिया हुआ है $con, और इस फाइल को तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो वो पूरा का पूरा कोड अपने आप यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर ये कोड आ गया, तो इसके साथ में $con भी आया हुआ है। उस जो कनेक्शन है उसको पहले पास करना होता है, और उसके बाद ही आपका जो भी कोड है डाटाबेस से इंटरेक्शन के लिए वो यहाँ पे डालने से वो रन करता है। तो यहाँ पे हमको अब कनेक्शन देने के बाद यहाँ पर ये जो हमने ये कोड लिखा है डाटाबेस से ये क्वेरी को रन करने के लिए, तो इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो पूरा वो है, अच्छा, ये पूरा क्वेरी रन हो जाएगा और डाटा हमारा पूरा डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हमने एंट्री डेट के लिए भी लिया हुआ है वहाँ पर फील्ड, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एंट्री डेट में मैं डेट PHP का जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है डेट वो यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऐसा YMD। आप DMY नहीं ले पाएंगे अगर आपने वहाँ पर डेट फॉर्मेट लिया हुआ है टाइप में, तो क्योंकि यहाँ वहाँ पे YMD ही लेगा, इसलिए मैं YMD सेट यहाँ पे फॉर्मेट दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमको टाइम भी बताना है कि करेंट टाइमिंग क्या है, तो ये मैंने लिया I, और यहाँ पे ये हमारा घंटे का है, ये हमारे मिनट का है, ये हमारे सेकंड का है, और यहाँ पर मैंने ये कर दिया। तो ये एंट्री डेट को मैं कॉपी किया और यहाँ पर कॉमा लगा के एंट्री डेट पे मैंने ये एंट्री डेट डाल दी। अब ये हमारा क्वेरी रन हो जाएगा। इसको भी एक वेरिएबल में डाल देते हैं ताकि हमको पता चल पाए कि हमारा जो कोड है वो कहीं से काम किया कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा इफ और यहाँ पर मैंने लिखा क्वेरी जो 66 नंबर में लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इको, यहाँ पे डालते हैं सक्सेस,
और अगर नहीं होता है हमारा क्वेरी रन और उसमें कुछ दिक्कत आती है तो हम उसमें मैसेज देते हैं फेल। यहाँ पे हम पीछे जाते हैं और यहाँ पे मैं साइन अप में जाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे दिनेश करके और मोबाइल नंबर में ये नंबर डाल दिया। पासवर्ड में मैंने डाल दिया 123 करके। अब मैं रजिस्टर करता हूँ तो ये सक्सेस करके दिखा रहा है। मैंने प्रॉपर मैसेज नहीं दिया है, मैं ऐसे ही लास्ट में मैंने दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो सक्सेस तो हो गया। हम लोग अपने डाटाबेस में चेक करते हैं। यहाँ ब्राउज किया, यहाँ पे वो एंट्री आ चुकी है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म था वो सक्सेसफुली डाटाबेस में आ चुका है। अब हम लोग को कराना ये है कि हम जो भी डाटा यहाँ पे हमारा सबमिट हुआ है, ये हमारा ईमेल आईडी है और जो भी पासवर्ड है उससे हमको अब लॉगिन कराना है। तो लॉगिन कराने के लिए हमको लॉगिन फॉर्म चाहिए, तो यही वाला फॉर्म मैं वहाँ पर ले जाता हूँ। लेकिन वहाँ पर ले जाने में एक दिक्कत ये है कि दोनों में सेम नेम है, तो हमको नेम चेंज करना होगा ताकि दिक्कत ना हो। तो ये फॉर्म से फॉर्म तक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ जाके हटा देना है। ये मैं इसको कॉपी करके ये जो लॉगिन वाला जो सेक्शन है वहाँ पे चलते हैं और यहाँ से यहाँ पे हमको जेंडर तो चाहिए नहीं, नेम भी चाहिए नहीं, हमको चाहिए ईमेल और पासवर्ड चाहिए। सबमिट बटन तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर की जगह पे हम लोग को करना है लॉगिन। और ये बटन किस तरीके का है देख लेते हैं। बटन जो है नॉर्मल सा है, तो हम लोग इसको देते हैं नाम, एक कुछ इसमें वो लगा देते हैं कुछ कलर था, BTN प्राइमरी। देखते हैं इसका कलर कैसा है। ये पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये हमारा लॉगिन है, लॉगिन फॉर्म है और ये हमारा साइन अप का फॉर्म है। तो साइन अप का जो बटन है उसमें भी हम एक कलर लगा देते हैं। यहाँ पे BTN यहाँ पे सक्सेस, ये हमारा कलर चेंजेस हो गया। अब हम लोगों को करना है लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जो नेम है इसका, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं लॉगिन बटन। इसको हम लोग लॉगिन बटन करते हैं और यहाँ पर हम लोग को चेक करना होगा कि लॉगिन बटन आया है क्या। तो लॉगिन बटन चेक करने के लिए हमको जाना है ऊपर। यहाँ के बाद अब यहाँ क्यों जा रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। PHP और क्योंकि हमको यहाँ पे हेडर फंक्शन यूज करना है PHP का, और वो जो हेडर फंक्शन होता है उसके ऊपर में कहीं पर भी इको नहीं होना चाहिए और ना ही कोई HTML के टैग होने चाहिए। अगर मैं ये जो लॉगिन वाला जो कोड है वो नीचे लिखूं, जो अभी मैं लिखने वाला हूँ उसको अगर नीचे लिखूं, तो हम लोग सक्सेसफुल लॉगिन जब वो यूज़र आईडी और पासवर्ड सही, ईमेल आईडी और पासवर्ड सही से डालेगा, फिर भी वो जो उसका जो एरिया है यूज़र का उसमें वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम रीडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने पेज को। यहाँ से लॉगिन पेज से हम लोग यूज़र का जो पेज है उसमें उसको भेज नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा, और वो जो डाटाबेस का जो कनेक्टिविटी वाला जो काम है उसको मैं ये ऊपर में कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं
और यहाँ पे जो हमने किया हुआ है उसको ही मैं यहाँ पे कॉपी करके रख देता हूँ। पूरा का पूरा कोड तो नहीं काम आएगा, उसमें से हमको कुछ कोड हटाने भी है। एक्सपेक्ट तो रहेगा ही। ये हमारा जो बटन रहेगा वो लॉगिन बटन है। यहाँ से हमने लॉगिन पास किया हुआ है। जो लॉगिन वाला बटन है उसका जो नेम है वो लॉगिन करके है, लॉगिन बटन करके। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन बटन दिया हुआ है और एक्सेप्ट कर दिया तो वो तो निकल ही जाएगा। और जो भी पासवर्ड आ रहा है वो पासवर्ड यहाँ पे आ ही जाएगा। और जैसा हमने नीचे में किया था पासवर्ड तो सेम है। और एंट्री रेट की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे हमको इंसर्ट नहीं करना है, हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्या क्या करना है? सेलेक्ट यहाँ पे हम स्टार कर देंगे, यानी कि सारा कुछ सेलेक्ट स्टार। और यहाँ पे हमको लिखना है फ्रॉम, और ये यूज़र का जो टेबल है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे हमको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। अब यहाँ पे हमको कंडीशन बतानी है कि किस बेस पे हमको जो चेक कराना है लॉगिन। तो ईमेल के बेस पे चेक कराना है, और ये पासवर्ड जो है उसके बेस पे चेक कराना है। ईमेल को चेक करेगा, और यहाँ पे हमको कॉमा नहीं लगाना है, हमको एंड लगाना है। कंडीशन बताते समय हमको बताना है कि ये कंडीशन ईमेल का कंडीशन और पासवर्ड का कंडीशन, और एंट्री रेट की तो ज़रूरत है नहीं। तो इतने से हमारा ये कंडीशन चेक कर लेगा, और जैसे ही सक्सेस होगा तो अब हमको, जैसे अगर ये क्वेरी रन हो जाती है सक्सेसफुली, तो हमको यहाँ पे चेक कराना है कि ये कितने रो हमको मिल रहे हैं। रो मिल रहे हैं का मतलब है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स कर रहे हैं, और हमने कंडीशन डाला है कि कोई भी जो ईमेल डाला जाएगा और जो भी पासवर्ड डाला जाएगा वो मैच होने पर कितने रो हमको मिल रहे हैं डाटाबेस से। तो मिलना तो एक ही चाहिए, क्योंकि किसी भी पर्सन के जो ईमेल आईडी है वो सेम नहीं होंगे, एक ही होगा। तो हमको यहाँ पे इफ करके कंडीशन मैंने दिया, और यहाँ पे MySQLi num rows करके, और यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसको डाल देना है, क्योंकि ये जो है जो भी क्वेरी यहाँ पे हम रन करा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है रन हो रहा है तो सारा कुछ इसमें जा रहा है। तो ये रन हुआ है कि नहीं, और रन होने पर इसमें कितने रो मिल रहे हैं तो ये काउंट करके बता देगा MySQLi num rows। तो इसको मैंने बराबर बराबर एक दिया कि एक आना चाहिए। अगर एक नहीं आता है उसका मतलब है कि या तो वो रजिस्टर नहीं है, या फिर उसने जो ईमेल आईडी या मल्टीपल है, ऐसा भी हो सकता है। हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई है कि सेम ईमेल आईडी से वो दोबारा रजिस्टर करे, साइन अप करे, तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, वो कंडीशन हमने नहीं लगाया है। यहाँ पे हमने बेसिक वो किया हुआ है कि किस तरीके से इंसर्ट वगैरह कराना है। उस कंडीशन को हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर हम ये चेक करा रहे हैं कि एक रो मिलना चाहिए और एक रो मिलता है, तो इसको हमको यूज़र का जो पेज होगा उसमें भेजना है। तो यूज़र का पेज हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यूज़र्स के नाम से। यूज़र, हाँ यूज़र्स के नाम से मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। और इस फोल्डर में करना है हमको क्या, यूज़र का जो वो है पेज रहेगा वो हमको बनाना है। तो यूज़र का पेज बना लेते हैं हम लोग इसके अंदर में। उसका भी नाम हम लोग इंडेक्स ही देंगे। तो इसको करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से जो भी हमने बनाया है उसको यहाँ पे ले जाता हूँ, और यहाँ से ये चीज़ें हटा देते हैं, और इसकी भी ज़रूरत है नहीं। फॉर्म की भी ज़रूरत हमको वहाँ पर नहीं पड़ेगी। लॉगिन करा के हमको केवल यूज़र का जो वहाँ पे कुछ डेटा है वो हमको दिखाने हैं, जैसे कि नाम है, मोबाइल नंबर है, इस तरह का
चीज़। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइटल डालते हैं यूजर्स एरिया ऐसे करके मैंने टाइटल दिया, और इसको हम लोग सेव करते हैं इंडेक्स के नाम से। और ये जो इंडेक्स फाइल है वो यूजर्स के अंदर है। ये हमारा सेव हो गया यूजर्स के अंदर का। और ये जो है दो इंडेक्स फाइल है, एक जो है वो हमारे मेन प्रोजेक्ट का है signup_login का, और दूसरा जो इंडेक्स फाइल है वो यूजर्स के अंदर का है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है index.php जो है ये यूजर्स के अंदर का है, और ये डायरेक्ट हमारे रूट जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर का इंडेक्स फाइल है। तो यहाँ पर आते हैं, इसका पाथ देंगे। यहाँ पे हमको लिखना है हेडर, लिखने के बाद लोकेशन, और यहाँ पर कॉलन लगा के एक स्पेस देना है, और जहाँ पर भी भेजना चाहते हैं वहाँ का आपको पाथ देना है। तो मैं यूजर्स के अंदर index.php में इसको भेजना चाहता हूँ। और भेजने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेशन, ये जो सेशन स्टार्ट है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सेशन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर सेशन ऊपर में स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे सेशन वेरिएबल बनाते हैं सेशन। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो भी ईमेल उसने डाला हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ये मैंने ईमेल स्टोर किया, की बना लिया सेशन का, और यहाँ पर ये जो भी ईमेल आया हुआ है उसको हमने डाला, इस तरीके से ईमेल चले गया। अब ये जो ईमेल आया हुआ है उसको हम लोग वहाँ पर इको कराते हैं कि जो भी यूज़र लॉगिन हुआ है उसका हमको जो ईमेल है वो दिखे। तो यहाँ पर ये एरिया, इसको हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं यूज़र्स के अंदर किस तरीके से दिख रहा है। अभी ये डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। ये क्या बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड 11 नंबर पे, तो 11 नंबर पे क्या है यहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पर तो हमने ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ये सारा कुछ मैं हटा देता हूँ। डाटाबेस का ये तो रहेगा ही रहेगा इसमें। अब दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं, हाँ, ये डाटाबेस का कनेक्शन जो है वो उसको नहीं मिला, क्योंकि डाटाबेस का जो कनेक्शन है वो बाहर में है। तो इसको बाहर बताने के लिए आपको एक फोल्डर बाहर जाना है, क्योंकि ये जो फाइल है वो यूजर्स के अंदर है, यूजर से बाहर आएगा तब उसको ये db.php मिलेगा, इसलिए मैंने डबल डॉट और स्लैश लगाया। देखते हैं अब कुछ दिक्कत है क्या, अब सही है, लेकिन इसको बूटस्ट्रैप का जो फाइल है वो भी नहीं मिला, इसलिए वो डिज़ाइन जो है वो ठीक से नहीं आ रही है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर भी जाके एक फोल्डर पीछे जाने से ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा एकदम से सही से आ गया है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन अप की जगह पे वेलकम यूजर्स, वेलकम, और यूज़र की जगह पे हम लोग जो यहाँ पे भी मैं सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, सेशन स्टार्ट। इससे क्या होगा कि जो भी हमने सेशन की यहाँ पे डाला हुआ था ईमेल, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे php लिखा और इको करके यहाँ पर मैंने ये लिखा, जो भी हमने सेशन स्टार्ट करके सेशन की में स्टोर किया था सक्सेसफुल लॉगिन करना, मतलब जिसका भी ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच खाया हमारे डाटाबेस के टेबल से, उसको यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा और उसको इस पेज में ये दिखेगा। अभी क्या होगा, अभी हाँ, सेशन हमने लॉगिन कराया है कि नहीं, नहीं कराया है। ये इससे पहले मैं कुछ वर्क कर रहा था तो वो सेशन पे यहाँ पर है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और अभी हमने जो ईमेल आईडी डाला है उसमें क्या डाला हुआ है, ये गलत वाला है। ये पहले से मैंने अभी कुछ समय पहले जो किया हुआ था वो उसमें के सेशन का है ये,
हमारे सेशन में क्या आया हुआ है, dinesh@gmail.com, तो वो आना चाहिए। तो अभी मैं अपना कैश डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे और कुछ मेरे जो अकाउंट है वो ओपन है। तो इसको हमको सही करना है, उसके लिए हमको लॉगिन कराना होगा क्योंकि हमने अभी लॉगिन नहीं कराया है और ना ही लॉगिन का कोड लिखा हुआ है। तो ये लॉगिन का कोड तो लिख लिया है यहाँ पे। अब हमको इसको टेस्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कहाँ है, दिनेश, ये डाला मैंने। पासवर्ड में मैंने डाला 123 और लॉगिन करते हैं तो ये हुआ नहीं। ये यूजर्स वाला जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है यूजर के लिए, वहाँ पे ये आ गया क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे सेशन है, सेशन में कोई डेटा है। तो हम लोगों को एक काम करना है कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हम एक लिंक देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, एंड NBSP, और यहाँ पर हम लोग सेशन को डिस्ट्रॉय कराते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंकर टैग देते हैं, AHREF एंकर टैग चालू किया मैंने, एंकर टैग बंद किया। यहाँ पे हमको एक logout.php बनाना है और यहाँ पर ऐसा करके हम लॉग आउट करके एक हमने वो बनाया हुआ है लिंक, और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ ताकि उसका लुक जो है थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हम लोग btn प्राइमरी, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये हमारा लॉग आउट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको दबाने से हमको जो सारा सेशन अभी डिफ़ॉल्ट पहले से जो है वो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक हमारे यूजर्स फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पर मैं एक, इसको पहले खोल लूँ, हाँ अब बनाते हैं इसके अंदर एक फाइल और उसका नाम देते हैं logout.php। ये मैंने बनाया, यहाँ पे PHP कोड चालू करना है। अब PHP कोड चालू करके हमको यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है ताकि हम लोग जो सेशन में जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग खाली कर पाए। उसके लिए यहाँ पे करना ये है, क्या करना है, जो हमने सेशन में सेट किया था उसको खाली करना है। तो उसको खाली करने का तरीका ये है कि ऐसा हमने सेट किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने ईमेल लिखा और इस ईमेल में मैं खाली चीज़ें डाल देता हूँ। पहले मैंने कुछ ईमेल डाला हुआ था लॉगिन के बाद वाली चीज़ें, यहाँ पर जैसे मैंने ये यहाँ पर हमने सेट किया हुआ था, जो भी ईमेल लॉगिन करने पे मिल रहा है उसको यहाँ पे सेट किया था। जब वो लॉग आउट करेगा तो वो ईमेल यहाँ से खाली हो जाएगा, और खाली होने के बाद यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय करना है। सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद हमको ये वाला जो कोड है ये लगाना है। सेशन जैसे डिस्ट्रॉय होता है तो हमको इसको भेजना है बाहर, यूजर्स वाला जो यूजर फोल्डर के बाहर भेजना है। तो इस तरीके से इंडेक्स पेज में भेजना है, लेकिन ये इंडेक्स पेज कौन सा होगा, एक फोल्डर बाहर, मतलब ये यूजर्स फोल्डर के बाहर, ये वाली जो बाहर में लॉगिन और साइन अप वाली जो पेज है वहाँ पे इसको ये भेज देगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। ये मैंने लॉग आउट किया, जैसे मैंने लॉग आउट किया तो ये हमारे बाहर के पेज में आ गया index.php में, और ये साइन अप एंड लॉगिन वाला पेज हमको दिख रहा है।
तो ये हमारा लॉगआउट जो है वो सही से काम कर रहा है। एक कंडीशन हम वहाँ पे लगा देते हैं, ये हमारा सेशन मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमको कंडीशन लगानी है कि अगर वो लॉगिन है, कोई भी यूज़र लॉगिन है, तो यहाँ पे हम चेक कराते हैं। सेशन तो हमने स्टार्ट कर दिया है, अब यहाँ पे हम चेक कराते हैं कि ये जो सेशन है इसमें अगर ईमेल सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेट नहीं है तो उसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट, इसका मतलब है इफ नॉट सेट ईमेल इन सेशन। अगर सेशन में ईमेल सेट नहीं, मतलब वो खाली है, तो इसको क्या करना है, इसको बाहर भेज देना है, ये बाहर चले जाएगा। और सेम चीज को हम लोग वहां पे लगाते हैं, कहाँ पे, साइन अप वाले पेज पे, कि अगर लॉगिन किया हुआ है कोई पर्सन तो उसको साइन अप और लॉगिन नहीं दिखना चाहिए, वो लॉग आउट करेगा तो ही उसको साइन अप और लॉगिन दिखेगा। इसके लिए यहाँ पे अपोजिट करना है, अगर वो उसके पास सेशन पहले से है, उसने लॉग आउट नहीं किया है, मतलब सेशन में है वो, तो उसको हमको यूजर्स के अंदर जो index.php वहाँ पे भेज देना है। तो हम लोग करके देखते हैं। अब यहाँ पे ये अनडिफाइंड ऐसा दे रहा है 5 नंबर में, इंडेक्स 1 कौन सा इंडेक्स पेज है, हमारे रूट फोल्डर का इंडेक्स पेज है। तो 5 नंबर में ये जो मैसेज दे रहा है कि अनडिफाइंड है, तो इस तरीके के एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग @ लगाते हैं, तो ये हमारा एरर नहीं देगा। अब हम लोग यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं, ये मैंने ईमेल आईडी डाला और सही से पासवर्ड डाल दिया। ये मैंने पासवर्ड डाला, तो ये जैसे ही मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड सही डाला हुआ है, तो इसी आईडी से मैंने मतलब रजिस्टर किया था, साइन अप किया था। और ये तो मैंने साइन अप वाला जो कोड लिया था उसको हटाया नहीं है, इसलिए तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि बेवजह का यहाँ पे दिक्कत है कि समझ नहीं आ रहा था। हाँ, अब ये हमारा यूज़र वाला एरिया है और इसको भी हटा देते हैं हम लोग। ये एरिया है, यहाँ से ये खत्म। इस तरीके से हम लोग सेशन मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने जो ईमेल आईडी से लॉगिन किया है वो ईमेल आईडी तो दिखा रहे हैं, लेकिन हमको कुछ चीज़ें और दिखानी है। क्या चीज़ें दिखानी है, जो यूज़र ने रजिस्टर साइन अप करते समय डाला था उसका नाम दिखाना है, और उसका मोबाइल नंबर और उसका जेंडर, 3 चीज़ें दिखानी है। पासवर्ड दिखाने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग उसके कुछ डाटा दिखाते हैं, उसके लिए मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल को मैं यहाँ पे एक क्लास देता हूँ, टेबल क्लास, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम देते हैं टेबल। क्लास का जो नाम है वो टेबल है, और यहाँ पर मैंने टीआर लिया, टीआर बंद करके तीन चीज़ें हम लोगों को वहाँ से डाटाबेस से लानी है। क्या क्या चीज़ें होंगी वो, यहाँ पर मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, यहाँ से ही उठा लेते हैं क्वेरी वाला कोड। ये मैंने क्वेरी का कोड उठा लिया और यहाँ पे मैंने रखा, और यहाँ पे हमको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये तो मिला हुआ है, और इसको रन करके, अच्छा हम यहाँ पर से ना करके हम लोग सेशन में भी उसको स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेशन में ही स्टोर कर लेते हैं। ये हमारी क्वेरी रन हुई है, और यहाँ पर जो ईमेल आईडी डाला था वो तो हमने इस सेशन में डाला है, और इसमें से और कोई डेटा हम कैसे ला सकते हैं इस क्वेरी से, इस 2 लाइन पे हमको, और जो हमने यहाँ पे स्टार लिखा है ना, तो हमको और जो, और यहाँ और कहीं पर ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। जब हमने यहाँ पर किया हुआ है इसी को और दोहराना है तो हम आगे नहीं दोहराएंगे, हमको कम कोड लिख के ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लानी है और कोड का रीयूजेबिलिटी करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को करना है कि $यूज़र डेटा
ये लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखना है MySQLite fetch array, और यहाँ पर ये जो क्वेरी है उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ से हमको जो है ये जो भी लॉगिन किया है उसका पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, अरे फॉर्मेट में रहेगा। तो इसको हमको नॉर्मल डेटा के रूप में चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, इस सेशन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक बार पेस्ट किया, 2 बार, 3 बार। एक में हमको नेम देना है, दूसरे में हमको मोबाइल नंबर, और तीसरे में जेंडर। तो इसको करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया, इसमें नेम डालेंगे। तो यहाँ पर हमको ये जो यूज़र डेटा है उसको यहाँ पे लिए, और इसका जो की होगा वहाँ डाटाबेस में जो फील्ड है नेम, यहाँ पे डाटाबेस में फील्ड है ना, ये वाली जो नेम, ये जो नेम, तो ये नेम वाली जो फील्ड है उससे हमको नेम मिल जाएगा। और सेम चीज हमको जेंडर के लिए और मोबाइल नंबर के लिए करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। जेंडर कैसा आया हुआ है देखते हैं। हाँ, जेंडर सही से आया हुआ है। तो ये जेंडर आ गया, और इसको मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ जेंडर, यहाँ से उठा के ये। तो एक बार हमको फिर से लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना है। ये मैंने लॉग आउट किया, अब मैं फिर से लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग चीज़ें सेट भी कर लेते हैं। ये जो एरिया है, टीडी लिया मैंने, एक 3 टीडी लेनी है मुझे। यहाँ पे मोबाइल नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं नेम, और यहाँ पे रहेगा मोबाइल। आप अपने हिसाब से जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से क्या क्या वैल्यू किस तरीके से लाएंगे, और बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं जेंडर, ये हमारा जेंडर हो गया। इसको ही कॉपी करके मैं एक बार और पेस्ट करता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं क्या वैल्यू लिखनी है मेरे को, यहाँ पे सेशन यहाँ पे PHP इको, और ये जो लाइन है ये यहाँ पे डालें ऐसा। तो यहाँ पे हमको नेम लेना है, नेम के नीचे नेम आएगा। आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखने वाला है। ये मैंने सही से पासवर्ड डाल दिया। तो नेम के नीचे नेम, अच्छा यहाँ पे ये जो है इसको मुझे हेडिंग करना है। तो TH लिया, यहाँ पे भी TH, यहाँ पे भी TH, यहाँ पे भी TH। टेबल हेडिंग है तो इसका कलर कुछ अलग दिखना चाहिए, तो ये डार्क आ जाएगा। ये इस तरीके से नेम के नीचे नेम आ रहा है, मोबाइल के नीचे अभी मैंने कुछ डाला नहीं है इसलिए, लेकिन ये हमारा सही से काम कर रहा है। सेशन में मैंने नेम स्टोर किया हुआ था अभी यहाँ पर से, तो ये नेम आ गया। अब ये मोबाइल नंबर भी आ जाएगा और जेंडर भी आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करके यहाँ मोबाइल नंबर के नीचे वाले फील्ड में ले जाता हूँ, और इस जेंडर के लिए जेंडर, और यहाँ पे मुझे डालना है जेंडर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर। देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। ये हमारा सारा कुछ आ गया है, और अब ये ठीक है। ईमेल, अब हम लोग एक मैसेज भी देते हैं यहाँ पर कि वो अगर लॉगिन करता है और लॉगिन जो है रॉन्ग पासवर्ड के साथ है या रॉन्ग ईमेल आईडी के साथ है तो, और अगर लॉग आउट करता है तो भी एक मैसेज दें कि सक्सेसफुली लॉग आउट, ऐसा करके। तो हम लोग पहले लॉगिन कर लेते हैं एक बार। ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे ही लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट वाला जो हमारा पेज है ये है, तो यहाँ पर हम लोग
URL में एक पैरामीटर भेजेंगे msg के नाम से, और यहाँ पर हम लोग मैसेज देते हैं लॉग आउट सक्सेसफुली, लॉग आउट सक्सेसफुली। तो ये जो मैसेज है इसको हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। कहाँ पे? यहाँ पे जो हमारा ये टैब बना हुआ है, ये जो टैब बना हुआ है इसके ऊपर में दिखाएंगे, और साइन अप एंड लॉगिन लिखा है उसके नीचे दिखाएंगे। तो उसका जो एरिया है ये वाला है। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का जो एक टैग होता है वो लिखते हैं, क्लास होता है उसको लिखते हैं अलर्ट क्लास। तो अलर्ट मैंने लिखा, अलर्ट क्लास लिखा, सक्सेस लिखा, तो ये कुछ कलर दिखाएगा। तो यहाँ पे जो मैसेज है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PHP कोड लगा के। यहाँ पे मैंने लिखा PHP और एंटर मारते हैं। यहाँ पे हमको चेक करना है कि यदि पैरामीटर में जो इंडेक्स वाला जो पेज है, इंडेक्स जो पेज है साइन अप और लॉगिन के लिए, वहाँ पे URL में मैसेज मिल रहा है क्या। और यहाँ पे मैं @ लगा के रखता हूँ, क्योंकि वो हर समय तो मैसेज नहीं मिलेगा वहाँ पर। जब लॉग आउट करेंगे तो ही मैसेज मिलेगा, और फिर जब बिना पैरामीटर के हम लोग यहाँ पर ऐसा खोलेंगे, जब ऐसा खोलेंगे तो फिर वो एरर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे @ लगा दिया है। अब वो कुछ नहीं करेगा, तो इसको यहाँ पे ऐसा करेंगे $_get। वो URL से आ रहा है, और URL से आ रहा है उसको लेने के लिए हमको ये लिखना होगा। और इसको हम लोग चेक करेंगे, अगर ये खाली है तो फिर, अगर ये खाली नहीं है तो मैसेज देंगे, और नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये खाली नहीं है तो फिर यहाँ पे इको करेंगे, और ये जो हमने तो उधर से मैसेज पास किया हुआ है ना लॉग आउट सक्सेसफुल, तो यहाँ पे ये दिखने लगेगा। लॉगिन करके लॉग आउट करते हैं। ये मैंने लॉगिन किया। अब हम लोग लॉग आउट करते हैं तो देखते हैं, हाँ अभी हमारा ये जो मैसेज है वो यहाँ पे लॉग आउट सक्सेसफुली करके दिख रहा है। अब वही चीज़ हमको मतलब MSG में और चीज़ सेट करनी है कि अगर वो लॉगिन करता है और ईमेल आईडी या पासवर्ड जो है वो गलत डालता है तो क्या करेंगे। सेम चीज़ करेंगे वहाँ पर भी। वो जो है अगर गलत डालता है ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो हमने यहाँ पे चेक कराया हुआ है, और यहाँ पर एक मिलता है, एक ही रो मिलता है ईमेल आईडी और पासवर्ड को मैच कराने से डाटाबेस के साथ, तो सही है। और अगर एक नहीं मिलता है तो यह तो हो सकता है उसने गलत पासवर्ड डाला है, और पासवर्ड और ईमेल आईडी डाला है, और उसका रिकॉर्ड हमारे टेबल में नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि इसको ऐसा देते हैं, यहाँ से मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर इसी पेज में, ये तो इसी पेज की बात है ना, जब यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो यूज़र्स वाले फोल्डर के अंदर इंडेक्स में जाएगा, और अगर गलत डालता है तो उसी पेज में रहेगा, लॉगिन और साइन अप वाला जो पेज है। और यहाँ पर वो पैरामीटर के साथ आएगा MSG, और यहाँ पर हम लोग मैसेज दे देंगे इनवैलिड लॉगिन, ऐसा करके। तो ये ऐसा, तो ये मैसेज दिखाता है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। तो अभी ये कुछ मैसेज नहीं दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये जो मैसेज है उसको यहाँ पे इसने दिखाया इनवैलिड लॉगिन, ये हमारा सही से दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ ये हो रहा है कि
जब वो शुरू में ये पेज खुलता है तो ये कलर का दिख रहा है, तो वो कलर को हटाना हो तो फिर हमको क्या करना होगा, जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, इसको हम लोगों को इसके अंदर डालना होगा। इसको मैंने कट किया और इफ इको इसको मैं सिंगल कोट करता हूँ ताकि अंदर में डबल कोट है तो ये दिक्कत न करे। ये हो गया और सेम इसके नीचे होगा इको सिंगल कोट और ये दोनों चीजें क्लोज हो जाएगी। तो अब जो है जब पेज पहली बार खुलेगा तो वो कलर सा नहीं आ रहा है, जब कोई मैसेज आएगा, ये मैंने कुछ भी पासवर्ड डाला तो ये दिखेगा और वरना नहीं दिखेगा। अब मैं यहाँ पर सही यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ। ये मैंने पासवर्ड सही से डाला, ये मेरा लॉगिन हो गया। अब लॉग आउट करता हूँ तो इस तरीके से मैसेज दिखा रहा है। अभी ऐसा हो गया। एक चीज और चेक करते हैं जो हमने सेशन मैनेजमेंट के लिए लगाया हुआ है कि अगर वो लॉगिन है और वो साइन अप वाला पेज डायरेक्ट यूआरएल से ही खुलता है तो क्या होगा। और यदि मैं यहाँ पर लॉग आउट हो चुका हूँ और मेरे पास कोई भी सेशन में सेट नहीं है डेटा, तो क्या होगा। ये मैंने लिखा यूजर्स। अब मैं यूजर्स के अंदर का पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या होता है। तो भी हम एक मैसेज दे देते हैं कि अगर वो लॉगिन नहीं है और इस पेज को एक्सेस करता है तो हम यहाँ पे मैसेज देते हैं एक्सेस डिनाइड करके हम लोग मैसेज देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर वो लॉगिन नहीं है और डायरेक्ट यूजर के अंदर का पेज एक्सेस करना चाह रहा है तो हम लोग उसको एक्सेस डिनाइड करके मैसेज देंगे। तो ये मैसेज काम करता है क्या। यहाँ पर मैंने लिखा यूजर में यूजर अभी लॉगिन नहीं किया है मैंने और यूजर्स के अंदर का पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं एक्सेस डिनाइड। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर काम तो कर रहा है। अच्छा, मैं अब एक चीज और चेक कर लेते हैं कि लॉगिन मैं कर लेता हूँ और साइन अप वाला जो पेज है वो अगर खोलना चाहूँ तो क्या होगा। हमारा यूजर्स के अंदर का पेज तो सिक्योर हो गया कि हम वो लॉग आउट करने के बाद हम दोबारा उसको नहीं खोल पाएंगे बिना लॉगिन के। तो मैंने लॉगिन किया। अब मैं साइन अप वाला जो पेज है वो खोलना चाहता हूँ तो क्या होता है। ये मैंने एंटर किया तो ये भी हमारा सही काम कर रहा है। जैसे ही मैं यूजर्स के अंदर होते हुए यूजर्स के बाहर जाना चाह रहा हूँ तो वो मुझे अंदर भेज दे रहा है। कैसे भेज दे रहा है, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर सेशन सेट है तो उसको यूजर्स के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आ पाएगा। वो यूजर्स के अंदर ही भेज देगा अगर वो सेशन में है तो, उसका सेशन में डेटा चल रहा है तो। और लॉग आउट कर देगा तो उसका सारा जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमको और भी चीज़ें सेशन से बाहर निकालनी है क्योंकि हमने सेशन में 3 डेटा और डाला हुआ है नया। हमने डाला है नेम और मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर और जेंडर डाला है। तो ये सारी चीज़ों को हमने खाली कर दिया है। इस तरीके से हमारा ये पूरा सेशन मैनेजमेंट और लॉगिन का जो इस तरीके से ये हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन
साइन अप, लॉगिन और लॉग आउट और सेशन मैनेजमेंट। तो इसमें से हमने साइन अप भी कर लिया है, लॉगिन भी हो गया है, डिज़ाइन भी हो गया है हमारा, डाटाबेस भी बना लिए, टेबल भी बना लिए, इंसर्ट भी कर लिए, साइन अप भी कर लिए और PHP से हमने ये सारा काम कर लिया है, सेशन मैनेजमेंट भी हो गया है। तो ये जो पूरा हमने फंक्शनलिटी बनाई हुई है वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आशा करता हूँ आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।